हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोर्ड हैकर क्लास के अंदर। मैं आपका अपना आदिल भाई और आज मैं आपको एक जबरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से, भौकाली तरीके से सिद्ध करके सत्यापित करके दिखाने वाला हूं F इक्वल R/2 यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। देखो, ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझ के एग्जाम में जाना। और आज जो इसको हम सत्यापित करने वाले हैं वो अवतल दर्पण पे सत्यापित करेंगे। ऐसे हम इसको दोनों दर्पण में सत्यापित कर सकते हैं, उत्तल दर्पण में भी सत्यापित कर सकते हैं, अवतल दर्पण में भी सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण पे सत्यापित करें। तो चलिए, जब हम इसे सत्यापित करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर डायग्राम का सेटअप लेकर चलेंगे। आप चूंकि अवतल दर्पण पे सत्यापित करना चाहते हैं तो अवतल दर्पण का एक प्रॉपर डायग्राम सेटअप बनाइए। सबसे पहला स्टेप जो होगा प्रूफ का, वो एक प्रॉपर डायग्राम सेटअप। तो चलिए फटाफट डायग्राम सेटअप में यहां पे करके दिखाता हूं। मैं इसलिए डायग्राम सेटअप करके दिखा रहा हूं ताकि आपको भी वो चीज करने आ जाए, समझे कि नहीं। हर चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर करूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आने से पहले वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहां पे लगे रहो। चलो सबसे पहले डायग्राम सेटअप करते हैं। एक प्यारा सा खूबसूरत सा हमें अवतल दर्पण बना लेनी है इस तरीके से। चलो ठीक है, इसको नाम दे देते, ऐसे इसको पॉलिश कर देते हैं ना। अवतल दर्पण बना रहे तो उसका एक साइड जो होता है वो रजित किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, जिससे कि वो चिकनी सतह हो जाए। ठीक है, यह अवतल दर्पण की जो है रजित सतह है, पॉलिश सतह, और ये उसकी परावर्तक सतह। अब इसमें एक सरल रेखा ले लेंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये दर्पण का मध्य बिंदु है। इसको हम लोग कहेंगे पोल यानी कि ध्रुव, और इसको P से सूचित करेंगे। अब आपको क्या करनी है कि ध्रुव से 3 या 4 सेंटीमीटर, जो आपको सही लगे उतना सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लेना और उसको नाम दे देना फोकस। P से 3 या 4 सेंटीमीटर पे आप एक पॉइंट मार्क कर देना और उसको क्या नाम दे देना, फोकस बिंदु। और फिर F से उतना ही दूरी पर फिर एक बिंदु मार्क करना जिसको तुम नाम देना वक्रता केंद्र। तो ये हो गया दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव यानी पोल, P से सूचित करेंगे। और ये इस दर्पण का हो गया फोकस बिंदु। ठीक है, अब इसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, जो कि ध्रुव से 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर पे ले लेना। और फिर फोकस से उतनी सेंटीमीटर दूरी पर वक्रता केंद्र लेना। अब ये फोकस बिंदु क्या होता है कि जैसे अवतल दर्पण पे आप समांतर प्रकाश की किरण भेजेंगे तो किरणें जो टकरा कर लौटेगी, तो जिस बिंदु पर जब मिलेगी उस बिंदु को हम लोग अवतल दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। जैसे कि यहाँ पे समझो, ये मैंने लिया अवतल दर्पण। अब इस पे बहुत सारी हम लोग प्रकाश की समांतर किरण भेज रहे हैं, तो अवतल दर्पण से वो परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलेगा, जो कि हम अवतल दर्पण का उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। चलो ठीक है, तो ये सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, एक किरण को आपतित करानी है दर्पण पे। तो चलिए किरण को आपतित कराते हैं दर्पण पे। ऐसे ये किरण लिया, इसको हमने दर्पण पे क्या करा दिया, आपतित। अब फिर ये यहां से क्या हो जाएगा, परावर्तित। अब परावर्तित होने के बाद ये फोकस से पास करेगा। तो एक दर्पण पे एक किरण लेनी है, आपतित करानी है। तो ये मैंने किरण को आपतित कराया, दर्पण से वो परावर्तित होकर कहां से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। अब क्या करनी है कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पे हमें अभिलंब खींचनी है। तो यहां से मैं आपतित बिंदु पर अभिलंब खींच दिया। तो ये हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा AO आपतित किरण, OF परावर्तित किरण, OC अभिलंब, और ये जो एंगल है इसको I नाम देंगे यानी कि ये हुआ आपतन कोण। और ये जो एंगल है इसको R नाम देंगे यानी कि परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। और यहां भी एक एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा। P से F तक यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f से डिनोट करेंगे इसको। और फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, R से डिनोट करेंगे। अब ये हो गया हमारा प्रॉपर सेटअप हो गया। ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये थीटा से इस कोण को सूचित कर दिया, ये फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या। सो नाउ अब यहाँ पे दर्पण को भी नाम दे दो, दर्पण को नाम दे दो MN। ये पूरा का पूरा मैंने सेटअप किया। सबसे पहले एग्जाम में सेटअप करना, और सेटअप को आप लैंग्वेज में भी लिख दोगे, मुख्य तौर पर मोटी मोटी बातें लैंग्वेज में लिख देनी है। नाउ ये हमें सिद्ध करनी है। अब सिद्ध होगा कैसे, समझो, मैं बताता हूं। दिमाग में ऐसा सोचो, मैं तुम्हें पहले आइडिया दे देता हूं कि आगे काम कैसे करना। सबसे पहले ये जो PF है, इसको तीनों को आपस में हमें इक्वल दिखानी है। यानी ये जो P से F तक दिख रहा है इसको, यानी फोकस दूरी को, और O से F तक दिख रहा है इसको, और फिर C से F तक दिख रहा है इसको, इस तीनों कंपोनेंट को हमें इक्वल करने। प्रूफ का जबरदस्त खतरनाक पॉइंट है। इसी चीज को तो हमें प्रूफ करना, असल में इसी में टाइम लगने वाला है कि इस कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को, इन तीनों को हमें आपस में क्या करना है, इक्वल। अगर इन तीनों कंपोनेंट को इक्वल कर देंगे तो प्रूफ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बोले सर इस तीनों कंपोनेंट को इक्वल प्रूफ करने से फायदा क्या होगा। फायदा बताता हूं। जैसे PF OF आपस में बराबर हो गया, तो PF और OF के बराबर होने से अगर PF हमारा फोकस दूरी है तो OF को भी आप फोकस दूरी कह पाएंगे। यानी कि ये स्मॉल f है तो ये भी स्मॉल f हो गया, और ये बराबर हो जाएगा। तो अगर ये स्मॉल f है तो ये भी स्मॉल f है। इसका मतलब है कि ये स्मॉल f तो ये भी स्मॉल f। तो इसका मतलब है कि जो R है F प्लस F 2F के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से अगर R 2F के बराबर होगा तो F R के हाफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो प्रूफ का सबसे जबरदस्त पॉइंट है वो यही है कि इन तीनों कंपोनेंट को आपस में इक्वल दिखाना। चलो स्टार्ट करते कैसे। अब प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त ये समझ लो कि जो P से F तक O से F तक इक्वल होगा, ये होगा। बोलोगे कैसे, मैं बताता हूं। P से F तक O से F तक इक्वल होगा। अगर हमारा P से F तक फोकस दूरी स्मॉल f है तो OF भी आप फोकस दूरी स्मॉल f होगा। और यहां कारण लिखना, दर्पण का द्वारक छोटा है। क्या लिखना, दर्पण का द्वारक छोटा है। दर्पण का द्वारक छोटा है।
अब तुम बोलोगे सर दर्पण का द्वारक छोटा है, इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे ये मेरे पास दर्पण है, ठीक है, अब इस दर्पण का ये जो इतना जगह दिख रहा है जिससे कि प्रकाश टकराकर लौटेगा, तो उसकी इस परावर्तन वाले क्षेत्र को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ये द्वारक जो है छोटा है, इस वजह से इस दोनों को इक्वल ही लिया जाता है। अब बोलेगे सर फिर भी मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों इक्वल होगा? मैं बताता हूं, आपको मानना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि ये जो O से F तक है, इसको रोटेट करके इधर लाओगे, नीचे की तरफ लाओगे, तो OF को रोटेट करके जब नीचे की तरफ लाओगे तो वो PF पर गिरेगा। मतलब थोड़ा सा का माइनर डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, लेकिन फिर भी जो OF है और PF है वो आपस में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे PF फोकस दूरी, OF ये आपस में इक्वल हो गया। अगर ये फोकस दूरी है तो ये भी फोकस दूरी, इसलिए दोनों को बराबर लिख दिया स्मॉल f। अब कारण देंगे दर्पण का द्वारक छोटा है, अच्छा कि दर्पण का द्वारक छोटा होता है, अपर्चर छोटा होता है, तो ये दोनों इक्वल होते ही आपस में। पहला तो हो गया ये और ये इक्वल हो गया। अब क्या करना है, इसको इक्वल करना, बहुत नॉर्मल सी चीज है। कैसे इक्वल होगा अब ये बात को देखो, ठीक है, कैसे इक्वल होगा इस बात को समझो। अब इस ट्राइंगल को देखो, सबसे पहले समझो एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है, एंगल I इक्वल एंगल R होगा परावर्तन का दूसरा नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से, पता होगा आप लोग को मेरे हिसाब से। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख लिया, कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? इक्वल होता है। नाउ अब मैं यहां पर यह लिखूंगा कि जो एंगल I है और जो एंगल थीटा है ये भी आपस में इक्वल होगा। अब बोलोगे सर कैसे? देखिए ये दोनों अगर समांतर है और उसको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो देखो ये और ये दोनों समांतर है, तो इसका मतलब है I और थीटा एकांतर कोण है, तो I और थीटा भी आपस में बराबर होगा। और I और थीटा जब आपस में इक्वल होगा तो इसका रीजन देंगे एकांतर कोण से। क्या रीजन देंगे? एकांतर कोण से। अभी तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को आपस में इक्वल लिख लेना। उसके बाद अपना टारगेट है इन दोनों को इक्वल दिखाना, और इसी को इक्वल दिखाने में मजा आने वाला है। अब उसके लिए मैं तैयारी कर ही रहा हूं, देखो सेटअप कर रहा हूं कैसे। I इक्वल R लिखा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर लिखा परावर्तन के दूसरे नियम से। उसके बाद I को थीटा के बराबर ले लिया एकांतर कोण से। अब देखो सपोज करो कि I और R बराबर है, तो I 30 तो R भी 30, और I और थीटा भी बराबर है, तो I 30 तो थीटा भी 30। इसका मतलब है कि इस दोनों स्टेटमेंट से हमें पता क्या चल रहा है, इस दोनों स्टेटमेंट से हम समझ क्या पा रहे हैं। इस दोनों स्टेटमेंट से हमने दो स्टेटमेंट लिखा है, पहला लिखा I बराबर R, ठीक, यहां, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि I बराबर थीटा। I R इक्वल है उसका भी रीजन दिया, I थीटा इक्वल है उसका भी रीजन दिया। अब ये दोनों से पता क्या चला, जैसे मान लो I इक्वल R मतलब I 30 तो R भी 30 डिग्री, और I बराबर थीटा, अगर I 30 डिग्री तो थीटा भी 30 डिग्री। तो इस दोनों स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है हमें कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, R और थीटा भी बराबर होगा। इन दोनों से पता चला कि एंगल R और एंगल थीटा भी बराबर होगा। इन दोनों स्टेटमेंट की तुलना से ये पता चल रहा है कि R और थीटा भी बराबर होगा। मैंने कैसे लिख दिया, आपको आइडिया लगा? उम्मीद करता हूं लगा होगा, है कि नहीं? अब आपको खुद समझ में आए तो ऐसे समझ लेना कि अगर I R इक्वल है इसको 30 डिग्री मानी होती है, 30 डिग्री, और I थीटा भी तो इक्वल है एकांतर कोण से, तो इसको 30 मानी होती है, इसको 30। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन लिख दिया और फाइनली हमने ये कह दिया कि R थीटा बराबर है। जब R और थीटा बराबर है इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देयरफॉर जो है त्रिभुज जो है OCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? फाइनली इसको समद्विबाहु त्रिभुज साबित कर दिया। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसका दो कोण बराबर होता है। इन दोनों कोणों को मैंने इक्वल सत्यापित कर दिया, जिससे कि ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा भी आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये और ये भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर होगा, यानी OF और CF भी बराबर होगा, OF और CF भी बराबर होगा। अच्छा, इस वाली इंफॉर्मेशन से क्या था कि OF PF बराबर है। जब OF PF बराबर था तो PF फोकस दूरी था, तो OF भी फोकस दूरी के बराबर हो गया था। अब यहां पे पता चला कि OF और CF बराबर है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अच्छा, OF ऑलरेडी PF के बराबर था, तो ये फोकस दूरी तो ये भी फोकस दूरी, तो इन दोनों को भी बराबर कितना लिख दिया मैंने? फोकस दूरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OF किसके बराबर है? CF के। तो OF तो हमारा फोकस दूरी के बराबर था पिछले वाले स्टेटमेंट से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी किसके बराबर? फोकस दूरी के बराबर। अब बस करना कुछ नहीं है दोस्त, यही मेन चीज था अपने को दिखाना, यही मेन चीज था कि PF और OF जो है, PF और OF जो है वो हमारा बराबर होगा फोकस दूरी के, और OF और CF भी बराबर होगा, तो दोनों फोकस दूरी हो गया। इसको दिखाने के बाद प्रूफ अब अपना कुछ बचा नहीं है। नाउ फाइनल काम करना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों समझो, अब करने का क्या है? करने का यह है कि देखो P से C तक लो, यानी कि PC। अच्छा, क्या हम PC को लेकर इतना प्लस इतना लिख सकते हैं? PF प्लस CF, ये पूरा P से C तक ले लो, और PC को हम लोग इतना प्लस इतना लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़ेगा तो फिर से PC होगा। अब जो है PC हमारा R के बराबर था, R रख लिया। PF देखो भाई, PF कितना है? फोकस दूरी। PF कितना है? फोकस दूरी, प्लस CF देखो CF भी हमारा किसके बराबर है? फोकस दूरी के बराबर। तो यहां भी हमने क्या रख दिया? फोकस दूरी। R इज इक्वल टू F, यहां पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर R अपॉन में 2 ले आइए तो इधर हो जाएगा F, और हेंस प्रूव्ड R इज इक्वल F इक्वल R अपॉन 2।
ये हो गया सत्यापित। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बार बार रिलेट करना, मेरे वे में समझने की कोशिश करना, और जैसे मैंने समझाया उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको जो भी क्वेश्चन हो, आपके जैसे भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट कर देना। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, बहुत अच्छे तरीके से समझाकर वीडियो बनाकर तुम्हारे लिए डालने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।